ग्लोबल नाम क्यों रखा सर? मेरे को जहां तक पता है इसका नाम पहले मनी मैटर्स हुआ करता था। तो हमने 2012 में एक शिकागो बेस्ड कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर किया। अच्छा। एंड उनका नाम जो था कैप्री ग्रुप था, वो अभी भी है, अभी भी काफी उनका बड़ा काम है। अच्छा। उनके साथ हमने जेवी किया। तो उनकी पहली कंडीशन थी कि भाई हम हर इन्वेस्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये आपकी एसोसिएट कंपनी है क्या है। तो हमने फिर एग्रीमेंट किया उनके साथ में और हमने अपने नाम को चेंज किया। अच्छा, ठीक, यही वजह है। मेरे को लगा कि शायद कुछ और वजह है या किसी का नाम है या किसी और भी वजह है, इसलिए मेरे को थोड़ा कौतूहल था पूछने का, इसलिए मैंने पूछ लिया। अच्छा राजेश जी, एक चीज बताइए, अभी मैं एसबीआई के मिस्टर आशुतोष जी को सुन रहा था, उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली और वो गोल्डन वर्ड्स है। इनफैक्ट वो हमने हिस्ट्री में भी देखा है। चाइना और इंडिया एक समय पे एक बराबर थे, लेकिन चाइना और इंडिया में जो फर्क आया उसकी बड़ी वजह एमएसएमई ग्रोथ बनी। और आज मिस्टर जो आशुतोष थे, जो एसबीआई के थे, वो भी ये बता रहे थे कि जब तक हम एमएसएमई को और स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक हम पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेंगे। एमएसएमई को फंडिंग आप करते हैं, एमएसएमई को लोन आपके पास है और काफी बड़े लेवल पर है। मेरे को जरा ये बताइए, इस समय एमएसएमई की सिचुएशन क्या है? पैसा खुल के ले रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, वापिस कर देते हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है उनका? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो देखिए, जो एमएसएमई है वो पूरे इकोनॉमी का एक सपोर्ट सिस्टम है। यस। छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनमें 1 से लेके 10-20 तक एम्प्लॉय होते हैं और वो एक कोई ना कोई लार्ज यूनिट को सपोर्ट सिस्टम में होते हैं, चाहे वो रोड साइड ढाबा हो, चाहे वो स्मॉल असेंबली यूनिट हो, चाहे एक टिफिन सप्लाई करने वाली यूनिट हो, चाहे एक टेलरिंग शॉप हो। ये छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं जिनको कैपिटल नहीं मिलती है और उनका पूरा बिजनेस जो चलता है वो रिटर्न ऑन इक्विटी पे नहीं चलता, रिटर्न ऑन एफर्ट्स पे चलता है। जब तक वो दौड़ रहे हैं उनका धंधा चल रहा है। तो उनको जब नया टर्म्स आपने दिया, रिटर्न ऑन एफर्ट्स। तो इनको जो जब इनको लोन चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, और क्योंकि वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं कि उनके पास में पूरे इनकम प्रूफ के वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंटेशन बैंकों को सेटिस्फाई करने के लिए, वहां पे एनबीएफसी का रोल आता है, जहां पे हम उनका इनकम असेसमेंट करके लोन देते हैं। आज भी देश में Tier 2, Tier 3 स्मॉलर टाउन्स में करीबन 40% ऐसी यूनिट्स हैं, करीबन 5 करोड़ ऐसी यूनिट्स हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनको क्रेडिट का एक्सेस एडिक्वेटली नहीं है। और वो रोल हमें लगता है कि इंडिया को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ये सेगमेंट बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपोर्ट में आज भी इनका करीबन 18-20% का एक है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसको अभी भी अनकैटर्ड है और क्रेडिट इनको नहीं मिलती है तो ये महाजन के पास जाते हैं। तो इनको जब क्रेडिट मिलती है तो ये अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। जो लोन ये 10 साल का लेते हैं, नॉर्मली 4 साल में अपना लोन चुका देते हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है। और टेक्नोलॉजी आने के बाद इनको लोन जो है, पहले जितना टाइम लगता था, आज उसके बहुत ही कम समय में इनको लोन मिल रहा है। तो मुझे लगता है अगले 10 साल में ये सेगमेंट बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको यदि कैटर किया जाए तो हमारी जैसी कई कंपनियां और लगेंगी जो इनकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगी। और ये बहुत एफिशिएंट मॉडल है इनका। इनके बिजनेस स्ट्रक्चर में कोई बहुत बड़े ओवरहेड्स नहीं होते। सही बात है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, रिटर्न ऑन एफर्ट्स पे होता है, एफर्ट्स के हिसाब से चलता है। तो आज हमारे 6 लाख कस्टमर हैं और हमें लगता है कि ये हम लोग करीबन 40% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। और अगले 5-10 साल में जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें हमें यदि पार्टिसिपेट करना है तो हम इस तरह से इस सेगमेंट को कैटर करते हुए पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे इतना 2 छोटे से सवाल हैं, वो शायद आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक तो पहला ही, एमएसएमई के अंदर कौन सी कंपनीज आती हैं आपके पास लोन लेने के लिए? सर्विसेज वाली कि मैन्युफैक्चरिंग वाली? थोड़ा उससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग ज्यादा ईगर हैं या फिर सर्विसेज में है। दूसरा पॉइंट सर, ये पेमेंट वापस करने को लेकर या जो पूरे सर्कल को है लेने से लेकर वापस तक में, उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कहीं कोई बड़ी दरार, कोई प्रॉब्लम इकोनॉमी में, आपकी कंपनी में, कहीं भी किसी भी लेवल पे? तो ऐसा है कि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग छोटी यूनिट आती है जो मोस्टली कोई ना कोई बड़ी यूनिट के लिए सामान तैयार कर रही होती है। अच्छा, ठीक है। जैसे ऑटो में हो सकता है कोई चीज का स्पेयर पार्ट्स का असेंबलिंग करके दे रहे हो, कुछ बोल्ट्स नट बोल्ट्स बना रहे हो, कुछ यूनिट को वो प्रोसेस करके दे रहे हो, कुछ वेल्डिंग करके दे रहे हो। अच्छा। ऐसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग छोटी होती है जो अपने आप में एक सर्विस होती है किसी न किसी बड़ी इंडस्ट्री के लिए। और एंसिलरीज है कहने का मतलब। एंसिलरीज यूनिट होती है, छोटी यूनिट होती है। और सर्विस इंडस्ट्री वाले बहुत लोग होते हैं। पोल्ट्री फार्म होगा, जैसे मैंने कहा कि एक छोटा किराने की शॉप होगी, एक बच्चों की गारमेंट की शॉप होगी, जिसको जो बेचता है कपड़े साइड में छोटे गांव में। तो ये सब इस तरह के बिजनेस हैं जो
जो आ रहे हैं आपसे लोन लेते हैं, जो जो ग्रोथ कहीं से दिख रही शॉल है। बनवाता क्योंकि है। आप भी तो करते होंगे ना एनालिसिस कि हाँ किस तरह के बिजनेस आ रहे हैं, वहां पे हमको ज्यादा लोन बांटना है, वहां पे जल्दी आसानी से लोन बढ़ Yes. जाएगा। दूसरा इनकी रिकवरी, देखिए ये इनकी रिकवरी में ये बड़े कॉर्पोरेट की तरह नहीं है कि हम लॉयर लगाएंगे। यदि इनके पास पैसे हैं तो ये पैसे आपको देंगे। इनका कभी भी हमने देखा इंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एबिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है कि मान लो वो एक सामान लाने के लिए कहीं जा रहा हो शॉपिंग करने अपनी दुकान के लिए और उसका बाइक का एक्सीडेंट हो जाए और 4 महीने यदि वो हॉस्पिटलाइज है तो 4 महीने किस्त नहीं देगा। जून जुलाई का महीना जब उसके बच्चों के स्कूल बैग से उसको किताबें खरीदनी होगी, एडिशनल प्रेशर आएगा तो हो सकता है वहां पे बाउंस रेट आपकी बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारे ऐसी इंसिडेंट्स होती है। बाकी हमने कभी ये नहीं देखा कि वो उसके पास पैसे हैं और वो यूरोप घूमने चला गया और कह रहा है किस्त बाद में दूंगा। नहीं, बात सही है आप राजेश, ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत क्या होता है कि नीयत तो बिल्कुल साफ है, खां के बाद दिक्कतें आ जाती है, उस दिक्कतों को आप भी समझते हैं, शायद वो भी समझते हैं। मैं एक दो